नमस्कार बच्चों। तो अर्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डीआई के पेपर 6 सितंबर को हुए, तो बहुत कम समय में, उस समय भड़बड़ में जो भी समय मिला उसमें पेपर्स का सोल्यूशन कराने का प्रयास किया गया एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई आपको एक आइडिया लग जाए कि आगे कैसे कैसे आप पेपर देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम इस वीडियो में, इस क्लास में आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और पूछे गए अदर 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट अगर 6 सितंबर की देखी जाए तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रयास करेंगे कि वो कंप्लीट हो और इन सभी क्वेश्चंस का जो आपका पर्पज होगा वो होगा कि क्वेश्चंस के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उनको सॉल्व करने का पार्ट भी हो जाएगा। ठीक, तो बेनिफिट मिलेगा आपको आगे जो भी एग्जाम्स हैं उनमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपके पास डीआई का क्वेश्चन है, सॉरी नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कि बड़ा सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 29 2994 डिवाइड बाई 14.5 डिवाइड इक्वल्स टू 172। तो आपसे कहा गया कि एक काम करिए, 29.94 डिवाइडेड बाई 1.45 कर वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें डेसिमल प्लेस का इम्पैक्ट है। इसमें केवल और केवल डेसिमल प्लेस का चेंज किया गया और डेसिमल प्लेस के चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता है। तो अगर आप इसको इस तरह देखते हो कि 2994 डिवाइड बाई 14.5, ठीक, ऊपर 2 डेसिमल्स है, नीचे जो हमसे ये आपको दिया गया 172, जबकि जो आपसे पूछा गया वो आपको पूछा गया 29.94 डिवाइड बाई 1.45। ठीक, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर कि भैया बेसिकली वो हमसे ये जानना चाहता है इसका मान। अगर हम इसका मान जानना चाहते हो, अगर हम इससे से मैनेज करेंगे तो हम फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ये डेसिमल हटाएंगे, गायब कर देंगे। मतलब एग्जैक्टली हमसे 2994 डिवाइड बाई 145 का मान पूछा है, ये मान यहाँ से निकालने का ट्राई करेंगे। तो ये डेसिमल अगर हम हटाएं तो ये 0 बढ़ेगा, और दोनों तरफ को अगर हम 10 से डिवाइड करें, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जब इस 10 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ये 10 से डिवीजन यहां चला जाएगा। ठीक, तो ये 10 यहां जाएगा तो ये यहां डेसिमल लग जाएगा, तो आएगा 117.2। 17.2 को समझ में आ रही बात? देखो क्या होता है, बट कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ बेसिकली नहीं है, बट जबरदस्ती आप इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में निकाल सकते हो वही मान यहां से निकाल लीजिए और उस डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पुटअप कीजिए। तो आपको सिंपली समझ में आएगा कि इसका मान जो आपके पास आएगा 117.2, आंसर नंबर सी आएगा। बोलो क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ पर इसका 10 गुना था तो वह 10 गुने का मान 172 था, नीचे ले गए तो आपका आया 17.2। इसको देखा तो ये आपका इसका मतलब इक्विवेलेंट था, डेसिमल रिमूव हो गया, 17.2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 30 जो कि कंप्लीट हुआ, जिसका 17.2 आपका उत्तर आया। ठीक, बात खत्म हुई, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जरा इसको देखिए। कह रहे सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर पूछा गया। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या आप सभी जानते हैं 999 होती, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या स्वयं 10 होती का डिफरेंस पूछा गया, तो इससे घट जाएगा तो आ जाएगा 989। तो आप आंसर टिक करेंगे ए नंबर। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये वाली बात यहाँ भी यहाँ से पूरी हो जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 41 नंबर सवाल। देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है इनमें कौन सा बड़ा है। अगर आपसे पूछा गया इनमें कौन सा बड़ा है तो √45 को, इसको देखिए √49, √49 को अगर देखा जाए तो 7 - 1, मतलब इसका मान 6 है। इसका मान क्या है? 6 है। जबकि यहां देखा तो √45 जो है √36 से बड़ा है। अगर √45 देखो तो √36 से बड़ा है, इसका मान मतलब क्या आएगा 6 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा हुआ, तो आंसर नंबर
ए लगाइए भाई, इसका मान अगर निकालोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 6 आया तो नेचुरली ये बड़ा है। ये वाली बात भी पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्स वाई सहभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम क्या हो। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम जानते हैं 5 एंड 3, ये को प्राइम, क्योंकि इनके बीच जो एचसीएफ है वो आपका क्या है, 1 है, तो इनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर इनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं तो इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका एलसीएम अपने आप इनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो 5 इंटू 3 तो आपके पास 15 निकल के आता है, 15 निकल के आता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपके पास को प्राइम नंबर्स का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो उनका प्रोडक्ट आता है, मतलब उनको गुणा करके निकाला जाता है। जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें भी यही एक्स वाई सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स है। खूब पढ़ाया ये सब हमने, बहुत सरल सरल चीजें। अगर हम को प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालें तो हम जानते हैं इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो होता नहीं, तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हो जाता है अपने आप एक्स इंटू वाई। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा? सी नंबर। ठीक बात, कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही सरल है। कह रहा है एक काम कीजिए 2/5 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये तो पूछने वाली बात ही नहीं, इंटू 100 करो। वैसे ही तो आपको याद होगा 2/5 इक्वल्स टू 40%, 1/5। तो बहुत सरल ये सवाल पूछे गए। तो ये 5 सवाल थे जो छोटे छोटे डीआई से डिफरेंट ये 5 सवाल हैं जो बेसिकली आपसे पूछे गए। ठीक, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीआई। तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे काम करना शुरू करते हैं और डीआई पे जो प्रश्न पूछे गए उन पे वापस आते हैं। पहले पेपर में 31 नंबर पे डीआई 5 क्वेश्चन लगातार हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिए और डेटा को मैं पढ़ भी रहा हूं, देखिए। कह रहा टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 4 डिफरेंट कंपनीज एंड द परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये दिया गया, फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया। ये 3 चीजें दी गई, मतलब परसेंटेज ऑफ करेक्ट डिफरेंट कंपनीज एंड द परसेंटेज ऑफ मेल रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये आपको अलग अलग 3 डेटा दिए गए हैं। तो आप पहले डीआई को फिर से समझें, जैसा कि नियम बताया गया आपको। और मैंने आपको बताया कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं कि पेपर जो मैं बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो, ये समझेंगे कि डीआई को सॉल्व करने की बात हमें सीखनी होती, तो साथ साथ ऐसे सीख जाएंगे। कंपनियां आपके पास 4 हैं, ए बी सी डी। कुल कर्मचारियों की जो संख्या है वो आपके सामने 2000, 2400, 1800, 2800 है। पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज 60%, 75%, 50%, 75% है। फाइनेंस विभाग, 2 विभाग है वहां पर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत आपके पास 70% और 50% एंड 60% एंड 50% है। ठीक, जबकि फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिलाएं, मतलब जब फाइनेंस विभाग में आप कर्मचारियों तक पहुंच जाएं तो वहां पर पुरुष और महिलाएं 4:3, 3:1, 5:4 और 9:5 के अनुपात में ये आपको दिया गया। बात एकदम क्लियर है। अब आप देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, हमने आपको बताया जब डीआई आप पढ़ें तो डीआई पढ़ते समय डेटा को पहले समझें और समझने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। आप यहां पर देखिएगा क्या पूछा गया डी में, तो सबसे पहले डी में मार्केटिंग, तो डी में मार्केटिंग मतलब डी में लोग कितने हैं 2800, तो मार्केटिंग में 50%, तो 50% कितने हो जाएंगे 1400। में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो डी में मार्केटिंग लोग तो आ गए, ये फाइनेंस है सॉरी, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस में हमारे पास 50% लोग हैं, तो हम यहां ये करते हैं डी में, मैं यहां लिख लेता हूं डेटा, डी में लोग कितने हैं 2800, उसमें से 50% फाइनेंस में, तो 50% फाइनेंस में हो गए तो 1400 हो गए। इसका नेचुरल बात है फाइनेंस में अगर आपके पास 1400 लोग हो गए 50% के अनुसार, तो इसका नेचुरल सी बात है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी आधे हो गए 1400 हो गए। ठीक, जो आपके फाइनेंस विभाग है उसमें मेल और फीमेल की संख्या 9:5 है, तो इसका 9:5 में 14 को बांटेंगे 1400 को, तो आएगा 9:5 के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा 900 कामा
500, तो इसका मतलब 900 कॉमा 500 हो गए। एक बात और समझो, पुरुष कर्मचारियों के प्रतिशत, तो हमारे पास जो कंपनी है डी, उसमें टोटल कर्मचारी कितने हैं? 2800। 2800 में पुरुष कितने हैं? 75%। तो 2800 में अगर हम मेल की बात करें, ये मार्केटिंग कंपनी का नाम है, अगर मेल की पुरुष की बात करें तो यहाँ जो पुरुष हैं वो 75%, उसका 75% मतलब 3/4, ठीक, 4 से 28 और 7 21, 2100, तो वहाँ 2100 पुरुष हैं। इसका मतलब महिला की संख्या अपने आप पूरी कंपनी में कितनी है? 700। ठीक, अब हम एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर जो पुरुष हैं फाइनेंस विभाग में, जो पुरुष हैं वो 900 हैं, जबकि पूरे पुरुष कितने हैं? 2100। इसका मतलब मार्केटिंग विभाग में, मार्केटिंग में पुरुष अगर हम देखने जाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 900 घटा दो तो 1200। ठीक, उसके अलावा हमारे पास कुल महिलाएं कितनी हैं? हमारे पास कुल महिलाएं कितनी हैं? 700, जबकि फाइनेंस में महिलाएं कितनी हैं? 500। इसका मतलब मार्केटिंग में महिला संख्या कितनी होगी? 500 है, 700, तो मार्केटिंग महिलाएं कितनी होगी? 200। ठीक, अब मेरी बात को पूरा समझने का प्रयास करो। टोटल लोग कितने थे? 2800। 2800 में पुरुष महिलाएं, 2800 में फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले मेल फीमेल 9:4, तो मेल फीमेल। टोटल पुरुष 2100, फाइनेंस मेल 900, तो बचे मेल 1200। टोटल महिलाएं 1400, फाइनेंस में महिलाएं 500, तो बची महिलाएं 10। तो ये अपने आप मार्केटिंग में होंगी। ठीक, अब आइए क्वेश्चन, डी कंपनी जिसका डेटा हमने ऊपर लिखा, मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों में पुरुष, मार्केटिंग में पुरुष 1200, 1200 रेशियो महिलाओं और महिलाओं, तो मार्केटिंग में महिलाएं दैट इज 200। सॉल्व किया जाए रेशियो आएगा 6:1। आंसर नंबर ए लगाएं। ठीक, तो इस तरह से डेटा को घुमा करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इस तरह से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक, साथ साथ अगर आपको जब आपका डीआई है, जैसे जितनी देर मैं सॉल्व कर रहा हूं उतनी देर में आप भी सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर मिलाएं कहाँ गलत कर रहे हैं। अगला सवाल इसी डीआई का दूसरा सवाल, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा आप समझ चुके हैं, डीआई की बात हो चुकी है, तो इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, सभी कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या। तो देखो, सभी कंपनियां में पुरुष की औसत संख्या, पुरुष कितने, टोटल लोग कितने? 2000, में पुरुष 60%, तो 60% निकालेंगे, इसका 60% 1200, 2400 में 75%, 3/4, 4 छंग 24, 6 18, 1800, 75%, 1800 में 50% मतलब पुरुष 900, 2800 का 75% मतलब 2100। ठीक, तो टोटल पुरुष हमारे अलग अलग निकाला है 1200, 1800, 900, 2100। अब हर जगह पुरुषों की संख्या कुल मिलाकर निकल आई। अगर पुरुषों की संख्या कुल मिलाकर निकल आई तो ऐसी कंडीशन में टोटल देखिए 1200 और 1800 3000, और ये हो जाएगा 3000, टोटल कितने लोग हो गए? 6000। बोली भाई, टोटल पुरुष देखें तो कितने हो गए? 6000। अब 6000 में पुरुष कर्मचारियों को औसत, कंपनियां कितनी? 1 2 3 4, तो 6000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितनी आ गई? 1500। आंसर नंबर सी लगाएगी। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली डीआई। डीआई क्योंकि सेम है, आप बात समझ चुके हैं, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है पुरुष कुल कर्मचारी ये दिए गए हैं, परसेंटेज मेल फीमेल फाइनेंस विभाग। अब आपको बात क्लियर है। अब आइए अगला सवाल, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या। पुरुष आप निकाल चुके थे तो महिलाएं निकालिए। हमें पता है कि पुरुष है कितने? 60%। अगर उस कैलकुलेशन का हेल्प लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। 60% पुरुष है तो 40% महिलाएं होंगी, मतलब 800। अगर फीमेल की संख्या काउंट करेंगे, अरे बोलो, कंपनी में 2400 में 75 पुरुष हुए तो महिलाएं होंगी 25%, मतलब 600। 50% पुरुष हैं तो इसका 50% 900, महिलाएं होंगी 900। इसका 75% पुरुष हैं तो 25 महिलाएं होंगी, मतलब 700। महिलाओं की अगर हम कुल संख्या जोड़ लें, 8 6 1400, 21 21 और 9 3000। कंपनियां कितनी हैं?
4, तो 3000 डिवाइड बाई 4 दैट इज 750। सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग, सॉरी हमें फाइनेंस विभाग की महिलाएं निकालनी थी सभी कंपनियों की। हम लोग टोटल महिलाएं निकालनी जिनका अभी कोई उपयोग यहाँ नहीं हो पाएगा, अभी हमारे पास सिर्फ महिलाएं आई। अब हमें करना सभी कंपनियों में, हमें जाना है फाइनेंस विभाग। तो हमने क्या देखा कि फाइनेंस विभाग में कर्मचारी कितने हैं, इसको हमें यहाँ से आगे इस तरह कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फाइनेंस विभाग में महिलाओं के बारे में औसत पूछा गया। देखो 2000 लोग हैं, मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, 2000 लोग हैं, वहां पर 70% फाइनेंस में है, तो 2000 का 70% 1400, इसमें महिलाएं हैं, तो 4:3 में इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 600। बोलो क्लियर? अगर 1400 को 4:3 में बांटे तो कितना हो जाएगा 600। फिर देखिए पूरे 50% मतलब 1200 वहां लोग हैं फाइनेंस में, 3:4, 4 तक 12 महिलाएं हो जाएंगी कितनी 300। समझ में आ रहा है? इसका 1800 का 60%, 60% किया जाए, 1800 का 60%, 1080 में रेशियो 5:4 का। तो अगर हम महिलाएं निकालें तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 12 ने में 108, 9 12 20 48, 480। इसका 50% मतलब 1400, 1400 वहां लोग हैं, महिलाएं कितनी हैं 500। ठीक, तो अगर हम फाइनेंस विभाग में देखने गए तो फाइनेंस विभाग में यहाँ 600 महिलाएं हैं, यहाँ 300 महिलाएं हैं, 480 महिलाएं या 500 महिलाएं। ठीक, अब अगर हम एवरेज ऑफ वुमेन निकालें तो आपके पास आएगा 600 प्लस 300 प्लस 480 प्लस 500 डिवाइड बाई दिस 6 4 10, इसको देखें 6 5 11 3 14, 14 4 18, 1880 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करें 4 चौको 16, 4 से 28, 470। तो महिलाओं का एवरेज आएगा 470। आंसर नंबर ए लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, इसी डीआई का अगला सवाल है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि काम कीजिए, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर। आपसे कह रहा है सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर बताना है, ये आपको बोला गया। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग, ये फाइनेंस है, मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर। तो सभी कंपनियों के मार्केटिंग के पुरुष चाहिए और सभी कंपनियों में मार्केटिंग की महिलाएं चाहिए, और फिर उनके बीच पूछा गया डिफरेंस। ठीक, अब हमारे पास टोटल लोग कितने हैं 2000, फाइनेंस में लोग 70% हैं, 60% महिलाएं, 60% पुरुष हैं, 2475 पुरुष है, 1850% पुरुष हैं, 2875% पुरुष हैं। ठीक, यहां पर फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों की संख्या दी गई, उसको महिला पुरुषों में बांट सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केटिंग विभाग जो कि दूसरा विभाग है मार्केटिंग, उसमें आपको महिलाओं और पुरुषों की संख्या चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा यहां पर वो ये होगा कि 2000 आपके पास टोटल कर्मचारी हैं। इन 2000 टोटल कर्मचारियों में अगर हम सबसे पहले पुरुषों की संख्या निकालें तो 2000 कर्मचारियों में पुरुषों की संख्या 60%, मतलब 1200, %75, $1800, 50% तो 900, 2800 का 75%, 2100। तो अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास ये है कि टोटल जो हमारे पास मेल हैं वो आपके पास कंपनी ए, कंपनी बी, ABCD कंपनियों में देखें तो मेल्स की संख्या 1200, बी कंपनी में मेल्स की संख्या 1800, सी कंपनी में मेल की संख्या 900
और डी कंपनी में मेल की संख्या 2100। अब यहां पर अगर हम सिंपली देखते हैं तो अब हम पहले इतनी सॉल्व करने के बाद अब हम जाते हैं मार्केटिंग विभाग। जब हम मार्केटिंग विभाग के मेल और फीमेल लाएंगे तो यहाँ पर जो टोटल में फीमेल की संख्या होगी वो अपने आप कुछ ऐसे निकाली जा सकती है। 2000 लोगों में 1200 अगर मेल हैं तो 800 अपने आप क्या है, फीमेल है। 2400 लोगों में अगर 1800 मेल हैं तो ऑटोमेटिकली 600 फीमेल है। अगर 1800 में 900 मेल हैं तो ऑटोमेटिकली 900 फीमेल है। जो 2800 में 2100 मेल है तो इसका मतलब 700 फीमेल है। ठीक, ये तो हमारे हो गए टोटल। अब हम पहुंचते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखें तो हमारे 2000 लोगों में फाइनेंस डिपार्टमेंट में 70% लोग हैं जिनकी वैल्यू हुई 1400। ठीक, और रेशियो है 4:3 का। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर हम इस कंपनी में मेल एंड फीमेल के बारे में देखें तो यहां सॉल्व करो 4:3 मतलब 800 और 600। ठीक, फिर कंपनी बी पर पहुंचते हैं। 2400 लोगों में 50% मतलब 1200। 1200 को 3:4 में बांटेंगे तो आ जाएगा कितना, 800 नहीं, 4 के बाद 3, 900 और 900 मेल और 300 फीमेल। इसी तरह से अगर हम यहां देखेंगे तो टोटल लोगों की संख्या कितनी, 1800। 18 में 60% जो लोग हैं 1080, इसको बांटेंगे तो 480 फीमेल आ जाएंगी और 12 पंचे 60, 600 मेल आ जाएंगे। थोड़ा और ध्यान देंगे तो आपके पास व्यवस्था है वो ये कि यहाँ पर 2800 में 50% लोग हैं मतलब ये हुआ 1400। 1400 को बांटेंगे तो 900 और 500। ठीक, अब जो पूछ रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि टोटल मेल कितने हैं, 1200 कंपनी ए में। फाइनेंस में मेल कितने हैं, 800। तो फाइनेंस में फीमेल कितनी होंगी, मार्केटिंग में जो दूसरी व्यवस्था बनेगी मार्केटिंग में मेल एंड फीमेल, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। कंपनी ए में 1200 टोटल मेल है और फाइनेंस में 800 हैं। मतलब जो दूसरा डिपार्टमेंट होगा मार्केटिंग उसमें कितने होंगे, 400। अब देखिए टोटल हमारे पास जो फीमेल है उनकी संख्या कितनी, 800, जबकि फाइनेंस में फीमेल कितनी, 600। तो बचेंगे कितनी, 200। टोटल में मेल कितने हैं कंपनी बी में आई 1800। हमारे पास फाइनेंस में मेल कितने, 900। तो बचेंगे कितने मेल, 900। टोटल मेल कंपनी बी में कितने, फीमेल कितनी है, 600, जबकि कंपनी फाइनेंस में फीमेल कितनी है, 300। तो बचेंगी कितनी, 300। फिर आइए कंपनी सी में, टोटल मेल कितने हैं, 900, जबकि यहां मेल कितने हैं, 600। तो बचे कितने, 300। टोटल फीमेल कितनी है, 900, यहां फीमेल कितनी है, 480। तो बचे कितने, 300, 420। इसके बाद कंपनी डी में आई, टोटल मेल कितने, 2100, कंपनी फाइनेंस में 900, बचे कितने, 1200। टोटल में फीमेल कितनी है, 700, फाइनेंस में फीमेल कितनी, 500। तो बची कितनी, 200। इस प्रकार कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हम टोटल मेल और टोटल फीमेल की संख्या को निकालने का प्रयास करेंगे। अब मार्केटिंग विभाग में टोटल मेल जोड़ेंगे तो 12 3 1500, 5 2400, 4 2800। रेशियो टू फीमेल देखिए 200, 200, 400, 3 700 और 4 1120। ये हो सकता है। अब इसके बीच आपसे पूछा गया कि हमको ये मत बताओ, 3 2 5, 500, 2 700, 7 4 1120, इनके बीच क्या पूछा गया, अंतर, डिफरेंस। तो इनके और इनके बीच पूछा गया डिफरेंस। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे
086 और 1, 1680। आंसर नंबर ए लगाए। इस तरह से आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल की संख्या के बीच अंतर निकला है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली डीआई। देखिए डीआई में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, कह रहा है सी, कंपनी सी फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत। ठीक, तो सबसे पहले आप जाएंगे कंपनी सी में, सी में जाएंगे, सी में बात कर रहे हैं फाइनेंस विभाग में पुरुष। ठीक है, पहले ये डेटा निकालेंगे। सी में 1800 लोग हैं, 60% लोग फाइनेंस में हैं, मतलब वो 1080 अभी सॉल्व किया था। इसमें पुरुष तो ये आपका हो जाएगा 5/9 इंटू 1080, इसकी संख्या आएगी कितनी, 600, तो ये हो गया 600। अब दूसरा डेटा क्वेश्चन है, उसके बाद क्या बोला की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, डी में 50% लोग फाइनेंस विभाग में है, मतलब बचे हुए 50% अपने आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होंगे। तो 2800 का 50%, फाइनेंस 1400, तो बचे हुए 50% मतलब 1400 कहाँ जाएंगे, मार्केटिंग को जाएंगे। तो मार्केटिंग विभाग में लोग हो गए कितने, 1400, कुल कर्मचारी का कितना प्रतिशत। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1400, दूसरा डेटा 1600, दूसरा डेटा 1400 इंटू 100। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए तो 0 0 हो गया, एलिमिनेट। ये आपका आ गया 300, 300 बटे 7 सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, पॉइंट लगा 6, 7 8 56, 42.8%, अप्रोक्सीमेट किया जाए तो 43% टिक किया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब पहली डीआई में जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व हो गए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगली डीआई की तरफ। नेक्स्ट अगले 5 सवाल अगली डीआई के सॉल्व करेंगे, शिफ्ट 1। ठीक, देखिए जब पहला प्रश्न सॉल्व करें तो पहले डीआई को जरूर ध्यान से देखें, नहीं तो फिर आपके सामने डिफरेंट तरीके की समस्या आएगी कि आप डीआई के साथ कंफर्टेबल ही नहीं होंगे। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कहा गया कि डायरेक्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन डेटा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर गिवन क्वेश्चंस। जो डेटा आपको दिया गया कह रहा फॉलोइंग टेबल शोज द टेबल टोटल नंबर ऑफ क्रॉप इन क्विंटल्स। ये क्विंटल्स में डेटा है, प्रोड्यूस्ड बाई 5 डिफरेंट फार्मर्स, जो 5 अलग अलग किसानों ने उत्पादित किया है, प्रोड्यूस किया है, इन अ सर्टेन ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में। ठीक बात है। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए। तेजा ने जो उत्पादन किया 750, 660, 250, 560 और 65, 650, इनका औसत निकालना है। तो इसका औसत तभी निकलेगा जब इन सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 से हम भाग देंगे, तब जाके इसका औसत निकल पाएगा। अब मेरी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर हम इसको जोड़ें और 5 से भाग दें तो एवरेज निकलेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट डिफरेंट हमें दिख रहा है, तो उससे हम बचने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे हमें पता है इसका यूनिट डिजिट आपके सामने क्या आएगा, 0। जब इसको जोड़, ध्यान समझिए कैसे बच सकते हैं। इसको अगर हम जोड़ें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पर जो सम आएगा उसका यूनिट डिजिट है आपके पास 0, डिवाइड हम कर रहे हैं 5 से, और ये आपके सामने रिजल्ट है। ठीक, तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, जो कि सभी इवन नंबर है। तो इसलिए यहाँ पर इससे काम नहीं चलेगा, तो अब आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो हम जोड़ लेते हैं इनको। तो आप जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में आया 0,
5 है 11, 5 16, 16 और 6 22 और 5 27, 7 कैरी 2, फिर देखिए 6 2 8, 8 और 5 13, 2 15, 15 और 6 21 और 7 28, 2870 डिवाइड बाई 5, पचम 25, 3 5 7 35 और 5 चौको 20, 574। ये तेजा का एवरेज आ गया। बोलो क्लियर? ये टेबल डीआई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उसके बाद देखिए, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, डेटा आपको पता है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? नहीं मतलब सबसे कम तो ठीक है, सबसे कम, तीसरी सबसे कम का मतलब होता है सबसे कम वाला नहीं चाहिए, दूसरा सबसे कम फिर तीसरा सबसे कम, मतलब नीचे से तीसरा, इसका ये मतलब होता है। ये तब निकाल पाएंगे जब सबका टोटल निकालेंगे। हमारे पास चारों किसान हैं, यहाँ पर किसान कितने हैं? 5 हैं। हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास प्रभाकर है, ठीक है, प्रभाकर को जोड़ो, प्रभाकर का टोटल, इसका योग कीजिए। फिर तेजा का टोटल अभी हम लोगों ने कितना किया था? 2870 अभी किया था ना, 2870, ठीक है। उसके बाद भार्गव जोड़ी, तब तक सभी लोग फटाक से, भार्गव का टोटल और रोशन का टोटल, कृष्णा ऑप्शन में, उसको छोड़ दीजिए, उसको जोड़िए, 9 3 1200, 1540, 40 अगर 60 कर दिए, और 9 24, 2460, 2500, 3100, ये 3100, इसको जोड़िए, 2280, और इसको जोड़िए, हाँ 41 कहाँ से आ जाएगा? ये 1250 हो गया, उसका 8 तो हो गया 2090, और दिस, तो ऐसे जोड़ने का प्रयास जो तरीका होता है इस तरह क्वेश्चन में वही करिए। इसको देखिए 820 है, इसको 80 देती है, तो ये हो जाएगा 900, 9 2 1100, 1100 हो गया, 1100 के बाद इसका 40 भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 1900, 1900 से 200 दे दीजिए 2100, 2100 को 1000 दी 3100, 3190, 3190, ठीक। इस तरह आपने इसका टोटल कर लिया। अब आपसे कहा गया कि काम कीजिए कि आप हमको ये बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें आपने ये देखा कि ये सिचुएशन आपके सामने कुल मिलाकर बनी। क्वेश्चन ये, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल है? इसका मतलब हमें कृष्णा को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। कृष्णा को जोड़िए, तो जोड़ने का हमने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले इसको जोड़िए, 200 700 900, 9 3 1200, 12 और 7 1900, 1906 2500, 2500 तो ये हो गया। अब 120, 120 140, 160 और 3 190, तो 190 इसमें जुड़ेगा तो आ जाएगा कितना? 2690। तो सबसे कम कौन है? सबसे कम आपके पास इसमें कौन है? 2280, प्रभाकर, तो ये हो गया सबसे लास्ट वाला, ठीक। फिर इसके बाद 2600 वाला, तो ये सेकंड लास्ट हो गया। इसके बाद 2800, तो ये थर्ड लास्ट हो गया। तीसरा सबसे कम, तो थर्ड लास्ट कौन? 2870, मतलब तेजा, आंसर नंबर बी। इसलिए आंसर इसका टिक करेंगे बी नंबर, तेजा, ठीक। तो टेबल डीआई में इस तरह से मेन काम होता है कि आप कैलकुलेशन में ऐड कर पाते हैं। जैसे ये आपने जो ऐड किया, ये आपके आगे काम आएगा, पेपर में आपका डीआई होती है तो इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, सभी किसानों द्वारा करेक्ट, सभी किसानों द्वारा उत्पादित सरसों और कुल गेहूं का अनुपात क्या? सरसों, सभी किसानों द्वारा सरसों और सभी किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं का आपसे अनुपात पूछा गया। सरसों को अगर हम देखें तो टोटल जोड़ेंगे तो ये हो गया, ये हो जाएगा 600, 9 6 1500, ठीक है, और 1500, उसके बाद 6 2100, 3100, 3800, 3800 में जोड़िए दिस 3970, तो सरसों हो जाएगी 3970, 3970। अब आइए गेहूं पे,
300, इसको जोड़िए 30 20 50 50 100 है ना, तो 1400 1500 15 और 6 2100, 2100 और 400 2500 3 28 2840। अरे बोलो, ठीक, इनका जीरो कट कर दीजिए, 397284 आंसर नंबर ए लगाइए। ठीक, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं था जो आपको ना समझ में आ रहा हो, सीधे सीधे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है आपकी अगली डीआई, नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन आपके पास है, वो ये है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फिर से वही डेटा आपके पास ऑलरेडी है। रोशन द्वारा उत्पादित, क्वेश्चन आपके पास है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत। रोशन द्वारा उत्पादित, ये हमने उस समय जोड़ा था 3100 3100, और भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों, भार्गव ने 3190 3190। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें, जो कि अपने आप में 3100 है, डिवाइड बाई भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलें मतलब 3190, ठीक है, का कितना प्रतिशत मतलब इनटू 100। ये परसेंटेज निकाल सकते हैं, बट अगर हम थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सोचें तो आप थोड़ा ज़्यादा तेज कर पाएंगे। जैसे इसका अगर हम परसेंटेज निकालना है तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पर सिंपली हमें इसका परसेंटेज निकालना, जैसे हमको ये दिखा कि इसका 90 का मतलब अगर इसका देखा 100% देंगे 3190, तो 100% से थोड़ा कम है, ठीक, तो 100% से थोड़ा कम, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 97% होगा। ठीक, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे से समझ में आ रहा है। इसका जो 1% है वो 31 है, ये 90 कम है तो 3% कम, 3% कम मतलब लगभग 97% आएगा, अप्रोक्सीमेटली निकाला भी जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, उसने आपसे कहा सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। राई और जई के बीच औसत, राई का औसत निकालना है, फिर जई का औसत निकालना है, का अंतर। तो राई और जई के बीच औसत, राई देखिए तो राई सभी किसानों कितने ने उगाई और जई कितनी उगाई। ठीक, किसान है 5 तो डिवाइड कर रहे होंगे 5 से, इनका टोटल ये हो गया आपका दिस, इसको 60 दीजिए तो ये 700 हो जाएगा, 7 2 900, 900 हो गया, 9 2 1100, 1100 हो गया, 11 7 1800 हो गया, 1850 अभी रखिए अपने पास, 18 और 5 18 इसको 20 दे दीजिए, 1800 हो गया, 1800 के बाद 400 2200 2330 2330 डिवाइड बाई 5, तो 5 को 20 5 का 30 और 30 466। ठीक, ये इनका एवरेज आ गया राई का। अब देखिए जई का टोटल 300 और 180 कितना हो गया 500, ठीक बात, 750 और ये 300 तो हो गया 1050, 1050 के बाद 10 और जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ा 1370 का एवरेज। 5 किसान है, 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 से 35 और 5 को 20, 274, तो इनका एवरेज आया 274। ठीक, इनका पूछा कि डिफरेंस घटाएंगे 2 और 9 और 192, आंसर नंबर डी लगाइए। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ आपने दूसरी डीआई को कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया, 2 डीआई कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी डीआई के डेटा पे पहुंचते हैं। देखने का प्रयास कीजिए। इस डीआई में आपको दिया गया है 5 अलग अलग डेटा, 2 डेटा है जिसमें एक है पाई चार्ट और दूसरा जो है उसकी टेबल है। कह रहा है गिवन बिलो द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स व्हील एंड ऑफिस, व्हीलर एंड ऑफिस मतलब जो व्हील चेयर है और ऑफिस चेयर है,
मैन्युफैक्चर्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स, 5 अलग अलग महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एक्सेट्रा, तो 5 महीने हैं। आल्सो गिवन द चार्ट, चार्ट शो करता है कि किसी पर्टिकुलर महीने में व्हील और ऑफिस कि कितनी चेयर का अनुपात क्या रहा। तो जब उत्पादित चेयर आपको पता चलती हैं तो उनमें व्हीलर चेयर और ऑफिस चेयर का रेशियो क्या है इसके बारे में भी डेटा दिया गया। अगर यहाँ पर कुल मिलाकर हम देखने जाएं तो आपके पास सिचुएशन ये है कि अब उसी पे प्रश्न आएंगे तो हम डेटा और निकालेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मई महीने में अलग अलग कहाँ कितनी चेयर्स बनी ये निकल आएगा। फिर मई महीने में अगर हमको फॉर एग्जाम्पल ये निकालना है कि व्हीलर और ऑफिस वाली कितनी चेयर है तो वो निकल आएगा, उससे लिए बढ़ जाएगा। क्वेश्चन का मई महीने में निर्मित व्हील चेयर की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस चेयर की कुल संख्या के बीच अनुपात। तो आ जाओ मई, टोटल चेयर कितनी है 5000, ठीक। मई महीने में व्हील चेयर रेशियो जनवरी महीने में ऑफिस चेयर, ठीक, ये हमारा टारगेट है। तो 5000 का मई में कितनी चेयर बनी 25%, 25%। 5000 का 25%, सॉल्व नहीं करना है। में व्हील, तो मई में व्हील निकालें तो व्हील ऑफिस रेशियो 1:1, तो अगर व्हील निकालनी है तो 1/2, ठीक। रेशियो जनवरी 5000 पूरी चेयर्स हैं में 27%, तो 5000 का 27% जनवरी की चेयर्स आ गई 27%, और इनटू जनवरी महीने में आपके पास 2:1, तो जनवरी महीने में ऑफिस तो 1, ऑफिस वाली चाहिए ना, तो 1 और सम ऑफ रेशियो 3, तो 1/3। अब क्योंकि रेशियो निकालना है तो 5000 से 5000 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये आपका 25 से 27 है तो 25, 3 से कटेगा 9 बार, ठीक है। तो 25/2 रेशियो 9, ठीक। कुछ गड़बड़ हुआ तो चेक कर लीजिए। मई में निर्मित व्हील चेयर, तो मई में टोटल है 5000, 5000 का 25%, और मई में व्हील और ऑफिस का रेशियो 3:2 था तो हम 1:1 गलती से लिख गए। तो अगर हम इसे व्हील देंगे तो 3/5 आएगा, 3/5, तो यहाँ 3 और आएगा, ठीक। और ये यहाँ आएगा 5, तो 5 से कट करेंगे 5 बार, 3 से कट करेंगे 3 बार, तो रेशियो कुल मिलाकर होगा 5:3। आंसर नंबर बी, क्योंकि ये मई में 3:2 का रेशियो था, वो 1:1 हम अप्रैल का देख गए थे इसलिए वो गड़बड़ हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डीआई, देखिए कह रहे जनवरी में निर्मित, क्वेश्चन आपके पास है जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। मतलब जनवरी में तो पहले तो ये पता चले कि टोटल कुर्सियां बनी कितनी, और जब कुर्सियां हमें पता चल जाए कि कुर्सियां टोटल बनी कितनी तो उसमें आपको ये बताया गया कि उसमें से जो कुर्सियां हैं उनमें से 20% बिकी नहीं, ठीक। यदि जनवरी में बिकी नहीं बिकी ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील चेयर्स की संख्या का अनुपात 5 तो 1 जनवरी में बेची गई व्हील चेयर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बात को समझो, टोटल जनवरी में जो चेयर्स हैं, जो भी चेयर्स बनी जनवरी में, हम उनको अगर देखें तो उसमें से 20% मान लो नहीं बेची गई। तो अगर हम कुल संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो 5000 तो आपके पास टोटल चेयर्स हैं, उसमें जनवरी में जो चेयर्स बनी वो कितनी बनी 27%, 27%। अब 5000 का 27% अगर निकाला जाए तो कितना है, 2 जीरो कट हो गए, मल्टीप्लाई करो जीरो, 27 से 5 7 35,
3 5 10 3 13, 1350। तो 1350 चेयर्स हैं जो कि नहीं बिकी। अरे बनी टोटल, बिकी अभी कहाँ से आ गई? 27%। उसके 20% नहीं बिकी, तो 20% नहीं सेल हुई। ठीक, तो हमने कहा अगर हम नहीं सेल वाली देखें तो हमारे पास 20% ऐसी हैं जो सेल नहीं हुई। तो इसका 20% 270। उसमें से नहीं बिकी कुर्सियों में ऑफिस की संख्या और व्हील, तो ऑफिस रेशियो व्हील वाली, इनका रेशियो 5:4, 5:4। तो 9 9 त्रिक 27, 30, तो 5 3 15, 150 और 120। तो ऑफिस और व्हील वाली ये आ गई जो नहीं बिकी। जबकि टोटल कुर्सियां जो आपके पास हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ जो बेची गई व्हील चेयर्स बताओ। तो टोटल जो कुर्सियां हैं 1350, उनमें से आपके पास जनवरी महीने में, इन द मंथ ऑफ जनवरी, 2:1 का अनुपात है। तो 2:1 के अनुपात के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम यहाँ सिंपली पाते हैं कि यहाँ पर टोटल 2:1 के अकॉर्डिंग जनवरी महीने में हम अलग अलग चेयर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 45 45 90, 900 चेयर आपकी कौन सी हो गई? व्हील वाली। और 450 चेयर कौन सी हो गई? ऑफिस वाली, 450। अब स्थिति कुल मिलाकर यहां पर यह है कि वहां पर व्हील चेयर्स की संख्या कितनी है? 900। और ऑफिस चेयर्स की संख्या कितनी? 450। व्हील चेयर्स की संख्या 900 है, उसमें से 120 बिक गई हैं, नहीं बिकी हैं। ऑफिस चेयर्स की संख्या 450 है, जिसमें से 150 नहीं बिकी हैं। जनवरी महीने में व्हील चेयर की कुल संख्या कितनी? 900। और नहीं बेची गई व्हील चेयर 120, तो इसको देंगे घटा, तो आएगा कितना? 780। 780 वो चेयर्स हैं जो नहीं बेची गई। कौन वाली? व्हील वाली। आंसर नंबर टी लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बहुत ध्यान से, सबसे पहले टोटल, टोटल में नॉट सेल व्हील दिस, टोटल व्हील दिस। तो ये टोटल है, ये नॉट सेल है, घटा देंगे तो अपने आप निकल आएंगे। अब इसमें देखो, इसमें व्हील ऑफिस दिया है, इसमें ऑफिस व्हील दिया है, उल्टा रेशियो दिया, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर गलत घटाते समय इधर का उधर भाग जाएगा। ठीक, और गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी डीआई का अगला सवाल है। क्या है भाई क्वेश्चन? देखिए, दिया हम पढ़ चुके हैं, तो आपको डेटा देखना है बस ध्यान से। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके सामने अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, ठीक है, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या। याद रखिएगा, ऑफिस कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो जो उनका जो अंतर है उसका कितना प्रतिशत ये पूछा है। तो सबसे पहले अप्रैल में आइए। अप्रैल की स्थिति है यहां पर, अपने आप में देखें 10%। तो अगर अप्रैल में देखें तो कुल कुर्सियां हो गई 500। ठीक है, और फरवरी में देखें तो फरवरी की स्थिति है आपके पास 20%। तो फरवरी में कुर्सियां कितनी हो गई? 1000। 5000 का 20%। अब इसमें अगर हम व्हील और ऑफिस को देखें तो कह रहा है अप्रैल में हमारे पास कितना है? अप्रैल में ऑफिस, तो व्हील ऑफिस, तो अप्रैल 1:1, तो ऑफिस चेयर्स कितनी होंगी? 250। क्वेश्चन कह रहा है फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुल संख्या के बीच अंतर, इनके बीच डिफरेंस मतलब 500। अब क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान समझिएगा, अप्रैल में निर्मित ऑफिस की कुर्सियां अप्रैल और फरवरी में अंतर का कितना प्रतिशत? तो ऑफिस की कुर्सियां कितनी थी? 250। अप्रैल और फरवरी में निर्मित कुल कुर्सियां तो कितनी थी? 500 का अंतर कितना था? 500 का कितना प्रतिशत? इंटू 100, दैट इज 50%। आंसर नंबर डी लगाइए। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल इसी डीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जून
क्वेश्चन नंबर, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले जून, यहां पर आपके पास जून नहीं है। जून में निर्मित व्हील चेयर्स की संख्या, मार्च में निर्मित व्हील चेयर की संख्या, तो मार्च यहां से निकालें का 5/8, और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जून में निर्मित कुल कुर्सियां, तो जून में हमें ऑफिस वाली भी चाहिए, व्हील वाली चाहिए। जून में निर्मित जो व्हील चेयर का संबंध है वो मार्च में निर्मित व्हील चेयर से संबंध बताया गया है। ठीक, तो मार्च में निर्मित कुर्सियां कितनी हैं? 18%। तो 5,000 का 18, 18 पंचे 90, 900। मार्च में निर्मित व्हील चेयर, तो व्हील और ऑफिस, तो व्हील वाली कितनी हो जाएंगी? 400, 4:5 बांटेंगे, का 5/8, का 5/8, 8×5 = 50, 250, तो ये आ जाएंगी 250। ठीक, एक काम खत्म। मार्च और जून में निर्मित ऑफिस, तो मार्च में ऑफिस वाली कितनी हो गई? 500। तो मार्च में अगर ऑफिस वाली हो गई 500, तो जून में ऑफिस वाली हो गई 300। अब आपसे कह रहा है ये 300, तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 550। तो जून महीने में निर्मित कुल कुर्सियों की संख्या हो जाएगी 550। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 83 के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इसी डीआई का अगला सवाल है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा 5,000 कुल है। कह रहा फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल है, फरवरी में निर्मित व्हील चेयर और अप्रैल में व्हील चेयर। तो फरवरी में कुल चेयर्स कितनी है? 20%, जो कि 1,000 हुई। इस 1,000 में देखें तो व्हील चेयर की संख्या आ जाएगी, 7:3 में बांटेंगे तो हो जाएगा 700। ठीक, कोई समस्या? उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल में निर्मित व्हील चेयर, तो अप्रैल में संख्या कितनी है? 10%, तो अप्रैल में कितनी है संख्या? 500। अब 500 में अगर व्हील चेयर्स देखें तो 250, क्योंकि जब 500 को 1:1 में बांटेंगे तो 250 आएगा, के बीच अंतर, तो 700 डिफरेंस टू 250, तो रेशियो हो जाएगा कितना? 450, तो डिफरेंस होगा 450। आंसर नंबर सी लगाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अगली डीआई। देखिए आपको प्रॉपर डेटा दिख रहा होगा अलग अलग, ये 8,000, ये 15,000, ये 6,000, ये 10,000 और ये 7,000। क्या है भाई? निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। डायरेक्शन है 91 to 95। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। उत्पादों में अंकित मूल्य, मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, 8,000, 1,500, 6,000, 10,000 और 7,000। सेल फोन एक्सेट्रा, तो ये उनका एमआरपी दिया गया, मार्क प्राइस जिसको हम एमपी कहते हैं, ये दिया गया 8,000, 15,000, 6,000, 10,000 और 7,000। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अलग अलग चीजें हैं, मतलब अलग अलग चीजें हैं जिनका एमपी दिया गया, सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल और बुक रैक। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत। बड़ा सिंपल है, डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य कितना? 10,000। उसके बाद बुक रैक का अंकित मूल्य कितना है? 7,000। और इनका पूछा गया औसत, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा 8,500। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अब डेटा समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में इसका और तेजी से पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो कंप्यूटर का अंकित मूल्य 15,000।
वो जो है वो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मतलब क्रय मूल्य अगर 100 यूनिट माना जाए तो ये आपका अपने आप में 120 है। अगर हम दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% छूट देते तो 15% डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा गया। तो हमें 15,000 का कोई काम ही नहीं नजर आ रहा। जो एक्चुअल डेटा 15,000 है उसकी कोई हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो हम यहाँ सिंपली देख रहे हैं कि इसका 15% घटाएंगे तो घटेगा 18, तो आ जाएगा 102। तो 102 का आर्टिकल बिक जाएगा। इससे हमको ये समझ में आया कि जो वस्तु है वो अगर 100 यूनिट सीपी रखती है तो उसका जो अपने आप में एसपी होगा वो आपका 102 होगा। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो 100 वाली चीज 102 की बिक रही है तो प्रॉफिट परसेंट आपके पास हो जाएगा 2%। आंसर नंबर डी लगाएंगे। ठीक, सिंपल बात। एसपी दिया, प्रॉफिट दिया था, हम एमपी निकाल पाए, जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे कह रहा है डीआई में, कह रहा है उत्पाद अंकित मूल्यों में अलग अलग दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 के अनुपात में। आपसे कह रहा है कि डाइनिंग टेबल जो है उसका जो अंकित मूल्य है एसपी और अंकित मूल्य 4:5 के अनुपात में, एक दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डाइनिंग टेबल आपके पास है, ये आपके पास इसका एमपी 10,000 रुपए, ये स्थिति थी 25 लाभ, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एसपी डाइनिंग टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए एसपी और एमपी के बीच जो रेशियो है वो आपका 4:5 का है। अब डाइनिंग टेबल का जो एमपी है वो 10,000 दिया गया, तो एमपी अगर 10,000 दिया गया है तो आप सिंपली कहेंगे कि उसका एसपी मैं निकाल सकता हूं। तो 5 बराबर 10,000, 1 बराबर 2,000, 4 बराबर 8,000, तो 8,000 रुपए उसका आपके पास क्या आ गया, एसपी आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि दुकानदार को 25% लाभ होता है, तो डाइनिंग टेबल पर जो स्थिति है उसमें उसे बताया गया कि उसको 25% का प्रॉफिट होता है। अब अगर आपको बताया जा रहा है कि उसको 25% प्रॉफिट होता है तो हम कहेंगे 4:5, और ये अगर आपको 8,000 दिया गया और ये 4 का मान आपसे पूछा गया, तो मैं 4 जानना चाहता हूं, 5 हमें बताया गया, इंटू 8,000, तो आपका सिंपली 6,400 रुपीज। तो आंसर नंबर आपके पास आएगा सी। ठीक, इस तरह इसका ये उत्तर हुआ। आगे कंटिन्यू करते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो है यदि सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 हो, सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया है, दुकानदार द्वारा अर्जित 1,200 रुपए लाभ हो तो दी जाने वाली छूट दिया कर। सेलफोन पे देखिए 8,000 उसका एमपी है, सेलफोन का जो एमपी है वो 8,000 रुपीज है, उसका जो सीपी है वो जो रेशियो है वो आपका पास 3:4 का है। तो अगर ये 8,000 दिया गया है तो ये हम अपने आप निकालें, 4 बराबर 8,000, 1 बराबर 2,000, 3 बराबर 6,000। अगर यहां पर कुल मिलाकर देखें तो उसके एसपी की बात आएगी। क्वेश्चन बताया 1,200 रुपए का उसे लाभ होता है, तो अगर 1,200 का उसे लाभ हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 वाली चीज को 1,200 बढ़ा दिया जाए तो 7,200 रुपए आपका एसपी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा है कि 8,000 वाली चीज को हमने 7,200 का बेच दिया है, तो डिस्काउंट का बेस एमपी होता है। और आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपने यहां डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट आपका कितने का हो गया, 800 रुपए का। अगर हम डिस्काउंट परसेंट चाहते हैं तो 800 रुपए का डिस्काउंट है फ्रॉम 8,000 और इंटू 100 फॉर द परसेंटेज, तो रिजल्ट आएगा 10%। और फिलहाल रुपए में ही पूछा है तो आंसर बी लगाइए, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए स्मार्ट वॉच में।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात। स्मार्ट वॉच और बुक रैक जो है उनका जो अंकित मूल्य है वो आपके सामने 4:5 के अनुपात में विक्रय मूल्य एसपी, और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपए है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात करो। सबसे पहले हम स्मार्ट वॉच पे बात करें। स्मार्ट वॉच के लिए सीपी, एसपी और एमपी। स्मार्ट वॉच का जो एमपी है वो 6000 है, ठीक। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य जो है वो 4800 है। दुकानदार स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। अंकित मूल्य का 10%, अंकित मूल्य का 10% किया जाए तो कितना लाभ हुआ? 600। 6000 का 10% 600, 600 जोड़ दें तो कितना होगा? 5400। ये इसका एसपी हो गया। अब बुक रैक पर दी जाने वाली छूट, अब ध्यान समझो। अब आते हैं बुक रैक पर। बुक रैक की स्थिति क्या है? 7000 रुपए उसका क्या है? एमपी है। क्वेश्चन ने बोला कि इसके एसपी, स्मार्ट वॉच और बुक रैक के एसपी 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में। तो अगर हम 4 बराबर हमको पता है तो इसका एसपी मैं निकाल सकता हूं भाई। 4 इक्वल टू अगर हमें पता है, क्योंकि इसके एसपी और इसके एसपी तो 4:5 के अनुपात में, तो मैं कह रहा हूं कि 4 इक्वल टू हमें क्या है? पता है। तो 5 इक्वल टू मैं निकाल सकता हूं, इससे हमें बुक रैक का एसपी प्राप्त हो जाएगा। तो बुक रैक का एसपी अगर निकालें तो आएगा 5/4 इंटू 5400। सॉल्व करें इसको, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। मल्टीप्लाई करेंगे 55 25 के विक्रय मूल्य 4:5 का अनुपात, ये 5400 रुपए, 4800 से 5400 रुपए होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर निकाला है तो यहाँ पहुंचेंगे, डिवाइड करो इसको। 55 25, 2 5 10 2 12, 1 5 1 15 और 1 16, 1 5 और 1 6, 6625। इसका मतलब आपने इसको 6625 रुपए का क्या किया है? बेचा है, ठीक। कोई दिक्कत कैलकुलेशन में? हम ये कह रहे हैं कि जिसका बुक रैक का एसएमपी 7000 था उसको 6625 का अगर बेचा है तो यहां पर आपको क्या हुआ है? डिस्काउंट हुआ है। तो वही उसने बताया कि बुक रैक पर दी जाने वाली छूट, तो 7000 से 10 तो 600, 400, 375 रुपए की हमें छूट दिखाई दे रही, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं लगा सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नन ऑफ दी जा रहा तो मैं एक बार चेक करता हूं। एमपी इसका था स्मार्ट वॉच का 6000, 1300, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 4 3 12, 2 बचा, अच्छा 4 पंचे 20 हुआ। ये आपके पास 1350 आया था, और 1350 का 5 गुना करेंगे तो आएगा कितना? 6650 और 6750 आएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास डिस्काउंट हो गया कितने? 250 रुपए का, ठीक है। तो सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन सही कर लीजिए। तो 250 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया है। इस प्रकार आपने देखा कि इस तरह से हम लोग, ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इस तरह से 6 सितंबर की शिफ्ट 1 के हमने डीआई का एक एक सवाल डिस्कस किया। और इस डिस्कशन का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस था, क्योंकि जब हम उस दिन जब तुरंत पेपर हुआ था उस समय पेपर सॉल्व करे तो बहुत भड़बड़ थी, अचानक चीज़ें थी कि जल्दी जल्दी बस हो जाए, क्योंकि वो सब चीज़ें थी। मुझे वो तरीका ठीक भी नहीं लगा था, और शांति से चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात सीखने की हो रही। तो आप इसको समझिए, मैं डेली बेसिस पर आज कल परसों एक एक डीआई मतलब एक एक शिफ्ट के सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और किसी दिन 2 पॉसिबल होगा, दोनों कर दो। टोटल 4 सेट हुए, चारों क्वेश्चन के 25-25 क्वेश्चन के सोल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं। इनसे इनमें सिर्फ आंसर टिक करने की बजाय आपकी जरूरत ये भी होगी कि आप इसमें डीआई सीखें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे तैयार करते रहें। गुड लक।